हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास एडवोकेट पाटनी जी का फ़ोन आया। वो कह रहे थे कि सोमवार को हमारा केस अर्ली हियरिंग के लिए लिस्ट हो गया है। तो उन्होंने कहा कि दीवान सिंह चेक करो इसको। हमने चेक किया उसको, तो कोर्ट नंबर 2 में सिंगला साहब का वाला केस कोई हियरिंग के लिए लिस्ट नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, आपको पता है कि 22 अप्रैल को EIBA की जो AGM हो रही थी उसमें भगदड़ मच गई थी। जो कुछ हुआ आप सबको पता है। उसके पास बाद काफ़ी कुछ होता रहा और ये दलाल किस्म का आदमी वेंकटाचलम जवाब नहीं दे रहा था। इनके 2 लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं। इन्हें 2 लेटर ओरिजिनेट किए थे। एक लेटर तो है कोई कॉमरेड PR मेहता को इसने जवाब दिया है। ये वही PR मेहता है जो वेंकटाचलम के खिलाफ खड़े हो गए थे बेंगलोर में। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद हम कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे और लेटर पढ़ते जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी पंजाब बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन लुधियाना पंजाब, डियर कॉमरेड, वी आर रिसीट ऑफ योर लेटर ऑफ डेट फ्रॉम वन ऑफ द वीडियो क्लिप फॉरवर्डेड बाई यू इन सम व्हाट्सएप ग्रुप। यू कैन फाइंड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ व्हाट आई हैड सेड इन द कॉन्फ्रेंस। अब कोई वीडियो ग्रुप भेजा था उन्होंने, उसमें क्या कहा किसी ने, उसको पढ़ा और उसके बाद ये जवाब दे रहे हैं। Office bearer of EIBA have also endorsed it, and so the office bearers have decided that the conference stands adjourned sine die. Again, office bearers will meet later and work out how to complete the entire agenda by proper discussion so that the unity of AIBA is maintained. Agenda as per notice dated 14/3/2026. कहते हैं to approve the general secretary report on the affairs and activities of the organization since the last conference held in May 2023 and to approve audited statement of account for year 2023 से लेकर के 2025 तक। मतलब इनकी जो AGM होती है वो 3 साल में होती है और कितना खर्चा हुआ 2023 से लेकर के 23, 24 और 25, यानी 3 साल का खर्चा इसका अप्रूव कराना था और जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट को अप्रूव कराना था। To consider any resolution notice whereof had been served on the central command committee or any other matter recommended by the central committee for consideration by the conference. To amend, to alter or rescind any of the rules of the constitution, bylaws of AIBA as recommended by the central committee or for which notice has been received at least a fortnight before the conference. To elect honorary members who shall have sympathy with the objects and principles of EIBA provided their consent is obtained before in writing. To elect the office bearers, to elect the general council state-wise by respective state delegates, to elect the central committee members, to appoint auditors and fixed remuneration. Out of this, while the general secretary report has been placed, अब ये सारा इनका जो एजेंडा था, इन्होंने जनरल सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है वो हैज बीन प्लेस, इट हैज नॉट बीन अडॉप्टेड आफ्टर डिस्कशन हुआ लेकिन अडॉप्ट नहीं हुई। अजीबो गरीब का संगठन है ये। जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट रखता है, उस पर डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन में जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट अप्रूव नहीं होती है। यदि डिस्कशन में अप्रूव ही नहीं होती है तो चुनाव तो हो ही नहीं सकते। हाउएवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वाज ड्यूली प्लेस्ड एंड अप्रूव्ड। एक कमाल की चीज देखी आपने कि जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट अप्रूव नहीं होती है, लेकिन जो खर्चा किया और जो अकाउंट इन्होंने मीटिंग में रखे वो अप्रूव हो गए। भाई ये तो गाड़ी के आगे घोड़ा हो गया। हम तो पहली बार देख रहे हैं कि ऐसे भी, मतलब क्या आपकी इस प्रकार के जो रिपोर्ट अप्रूव नहीं है और आपके खर्चे अप्रूव हो जाए। आगे छिपाना क्या चाहते हैं?
दोस्तों इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो तो हमारे काम का था ही नहीं। हम तो ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। आप समझ सकते हो, अभी एक लेटर और है जिसमें डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी वाला लेटर भी लूंगा इनका मैं। यानी बेंगलोर में इनका एक अधिवेशन होता है, उसमें जनरल सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट रखता है, उस पर डिस्कशन भी होता है, लेकिन रिपोर्ट जो है अप्रूव नहीं होती है। लेकिन उसी एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, इनका जो खर्चा है वो रखा जाता है और उसको अप्रूव कर दिया जाता है। आगे अदर आइटम एजेंडा रिमेन टू बी कंप्लीटेड, और दूसरे जो है अभी दूसरे जो आइटम्स है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। भाई मेन काम तो यही था आपका, पहले इलेक्शन तो बाद में होता, इलेक्शन कहाँ से होता। इसका मतलब सीधा साधा है, बड़ा स्पष्ट है कि इनकी जो रिपोर्ट रखी गई थी वो पास नहीं होती तो इनका इलेक्शन नहीं होता। इनको कैसे भी करके अपना जो खर्चा था वो अप्रूव कराना था, क्यों गर्दन फंस रही थी ना। लेकिन दूसरी जो इनकी रिपोर्ट थी वो अप्रूव नहीं हुई, दूसरे आइटम भी अप्रूव नहीं हुए। इनने सोचा ये तो अभी अप्रूव हुआ ही नहीं है तो चलो गदर मचा लेते हैं, और वेंकटाचलम के लोगों ने गदर मचा दिया और डाल दिया किस पे, पीआर मेहता पे, एजीएम के लिए। यही है इनका कारण की लड़ाई का। फिर कहते हैं ये, प्लीज बी एश्योर्ड दैट द ऑफिस बियर्स मीटिंग विल बी हेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल इंक्लूडिंग प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर इलेक्शन ऑफिस बियर्स। प्लीज बी फर्दर एश्योर्ड दैट नथिंग विल बी डन फ्रॉम माई साइड विच इज नॉट इन गुड टेस्ट। कहते ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा जो लोगों को अच्छा नहीं लगे। भाई इतना बदलाव कहां से आ गया भाई? अरे अब तक आप ही तो करते रहे हो जो कुछ करते रहे हो, आप ही तो कर रहे हो 76 साल की उम्र में और जाकर के जनरल सेक्रेटरी बने बैठे हो। आप ही जो थे, जो पैसा कहां से आएगा, फंड कहां से आएगा, आप ही तो कर रहे थे सारा कुछ। जितना भी कुकर्म किया तो आप ही करते हो और फिर बाद में कहते हो मैं तो कुछ नहीं करूंगा। और क्योंकि मुझे तो क्या नाम है, अपने जो खर्चा किया है मैंने, मेन तो पैसा ही है ना, उसको अप्रूव करा लिया और सब कुछ छोड़ दिया और कुएं में जाओ। और ये पीआर मेहता साहब को कह रहे हैं। अब ये पीआर मेहता साहब वही हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, इस समय वाइस प्रेसिडेंट ही आईबीए के। बैंक पेंशनर्स और ईमेल सर्विंग का जो सर्वनाश किया है इसी संगठन ने किया है। ये इतना झूठा संगठन है, मुझे तो अब पता चला है कि ये जो गीत गाते हैं ना कि हमने 1993 में पेंशन सेटलमेंट किया था, हम पेंशन लेकर के आए थे, हम भी सोच रहे हैं पेंशन लेके, पेंशन नहीं थी। जब बाद में पता, देसाई अवार्ड जो हमने पढ़ा तो उसमें सीधा सीधा था भैया आपको 2 बेनिफिट लागू थे। जो बेनिफिट में आरबीआई ने वही बेनिफिट लिया था जो पब्लिक सेक्टर बैंकों ने लिया था, लेकिन एसबीआई ने पेंशन और सीपीएफ लिया था। बिल्ली के भाग से छीका टूटा कर उनको ग्रेजुटी मिल गई, ग्रेजुटी की मांगी नहीं थी। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई? आपने सीपीएफ दे दिया, पेंशन ले ली, और पेंशन भी टूटी फूटी अच्छा खासा रेगुलेशन को तुमने खराब कर दिया। तो तुम पेंशन कहां से लाए भाई? ये क्यों गीत गाते हो तुम पेंशन लेकर के आए थे और उस समय लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, ये हो रही थी, और 2010 में तुम लोगों ने हमको लुटवाया। ये जो जालसाजी है ये किसी को पता नहीं है। अब ये आने लगी है, धीरे धीरे हम लोगों को बताएंगे कि ये कोई पेंशन लेकर के नहीं आए थे। सीपीएफ को सरेंडर कर दिया था, उसके बदले इनको पेंशन मिल गई थी। तो ऐसी सुविधा ऑलरेडी एसबीआई में थी, क्यों एसबीआई ने पहले पेंशन ली थी, उन्होंने क्या नाम है ग्रेचुटी ली नहीं थी। इन्होंने ली थी सीपीएफ ग्रेचुटी और उन्होंने ली पेंशन और क्या नाम है अपना सीपीएफ, और वो जीत गए और ये हार गए और इन्हें हमको भी हरा दिया। 1993 में एआईबीए का पेंशन स्कीम लाने में कोई भी हाथ नहीं है। इन्होंने केवल सीपीएफ को सरेंडर करके पेंशन लिया था, क्योंकि 3 ही विकल्प थे इनके पास ऑप्शन, 3 में से 2 को लेना था। एक इनके पास सीपीएफ था, एक इनके पास पेंशन था, एक इनके पास ग्रेचुटी थी। इन 3 में से 2 को सेलेक्ट करना था। तो अब भी हमारे पास 2, ये पहले भी हमारे पास 2 थे। सीपीएफ को सरेंडर कर दिया, पेंशन मिल गई। अब पेंशन कैसे मिलेगी? स्वाभाविक सी बात है, जब सीपीएफ सरेंडर करने के बाद आरबीआई का अपडेशन होगा तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है? और जब हमारा रेगुलेशन में दे रखा है पेंशन तो हमारा पेंशन क्यों नहीं हो रहा है?
केवल और केवल दलाल व्यक्ति की वजह से। और इसने लास्ट में जो लिखा है ना, अकाउंट तो अप्रूव करा लिए लेकिन इसकी रिपोर्ट अप्रूव नहीं हुई है। अपने आप समझ सकते हो कि ये कर क्या रहा है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।